अकाउंटिंग। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, कि बेसिकली बिजनेस की टाइप्स क्या है, बिजनेस क्या कुछ होता है, किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। तो अब एक बिजनेस हम लोगों ने स्टैब्लिश कर लिया, तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि जो हम लोग अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं ना, एक तो सोल प्रोप्राइटर के लिए बनने जा रही हैं। दूसरी बात कि हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस करेंगे सोल प्रोप्राइटर के लिए, और ट्रेडिंग बिजनेस। तो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग अपने माइंड में ना लेकर आइएगा, और आप लोगों ने कोई कंपनी वगैरह भी नहीं बनानी, ना किसी को अपना पार्टनर बनाना है। अकेले बिजनेस करेंगे और सिंपल फॉर्म ऑफ द बिजनेस करेंगे, ट्रेडिंग बिजनेस करेंगे। उस ट्रेडिंग बिजनेस के अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं। अच्छा, बिजनेस हमने नहीं करना, बिजनेस किसी और का होगा, हम जस्ट उसके अकाउंटेंट होंगे। मतलब हमने उसके बिजनेस का हिसाब किताब रखना है, हम उसके पास सैलरीड पर्सन मौजूद है। ऑल राइट, मतलब जैसे इंशाल्लाह आप लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के किसी कंपनी वगैरह में जाओगे, तो भाई कंपनी आपकी नहीं होगी, आप उस कंपनी के सीएफओ बन के बैठे हुए होंगे, आप उनके हिसाब किताब को देख रहे होंगे। तो अभी के लिए मैंने आपसे कहा कि कंपनी पे हम लोग बाद में चले जाएंगे, पहले कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, पहले कुछ सीख लेते हैं कि बेसिकली करना क्या कुछ है हम लोगों ने। तो अकाउंटिंग में इन सिंपल वर्ड्स कहा जाए ना, तो आपने उस तमाम बिजनेस के ना अकाउंट्स को मैनेज करना होता है। अकाउंट से मुराद कि उसकी बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ना डेली बेसिस के ऊपर, तो आपने उनकी रिकॉर्डिंग करनी होती है, उसकी समराइजिंग करनी होती है, और उनको बेस बनाकर ना कोई रिजल्ट्स आप लोगों ने प्रोड्यूस करके देने होते हैं एज एन अकाउंटेंट। आपने ये सारे काम करने होंगे। अच्छा, अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो मोस्टली लोग ये समझते हैं जैसे बोथ आर सिमिलर, तो दोनों सिमिलर नहीं है। बुक कीपिंग बेसिकली एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है। बुक कीपिंग करने के लिए ना आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। बुक कीपिंग करने के लिए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। हाँ, अकाउंटिंग करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। देखो इतना सा फर्क है। बुक कीपिंग एक बी कॉम पास बच्चा भी कर सकता है। बुक कीपिंग क्या होती है? सिंपली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि जो भी बिजनेस की, जहां पे मैं बात करता हूं ना बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट मींस दैट बिजनेस की एक्टिविटीज, कि बिजनेस जो जो एक्टिविटीज कर रहा होता है उसको सिंपली रिकॉर्ड कर देना, ये बुक कीपिंग कहलाता है। अच्छा, यहां पर जो एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं ना मैं, तो आप वर्ड पे गौर करें, तो मैंने बिजनेस की एक्टिविटीज कही हैं, मैंने बिजनेस ऑनर की एक्टिविटीज नहीं कही। जहां पर आप लोगों ने बिजनेस को बिजनेस ऑनर से सेपरेट कर लेना है। बिजनेस ऑनर्स की एक्टिविटीज को आपने रिकॉर्ड नहीं करना कि बिजनेस ऑनर क्या कुछ कर रहा है, आपने उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना। आप लोगों ने सिर्फ बिजनेस को देखना है कि बिजनेस किसी भी अपनी थर्ड पार्टी के साथ अगर किसी भी किस्म का कोई लेन देन करता है, आपने उसको रिकॉर्ड कर देना है। बिजनेस का जो लेन देन होता है वो उसके कस्टमर्स के साथ हो सकता है, उसके सप्लायर्स के साथ हो सकता है, उसके इंप्लॉइज के साथ हो सकता है, इवन के बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शंस, अपना लेन देन बिजनेस ऑनर के साथ भी करता है, हम उसको भी जाके रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बिजनेस ऑनर ने किसी के पैसे देने और बिजनेस ऑनर ने अपने पैसे दे दिए हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। बिजनेस ऑनर ने किसी से पैसे लेने थे और पैसे ले लिए हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, वो बिजनेस के खाते में नहीं आएगा। ये याद रखिएगा कि आप अकाउंटेंट बिजनेस के हैं, बिजनेस ऑनर के नहीं। बात क्लियर हो गई? तो आपने ना इन दोनों को सेपरेटली डील करना है, और इसको कहा जाता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस चीज का नाम होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, के बिजनेस को बिजनेस ऑनर से सेपरेट ट्रीट करना। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये आपकी बुक में मेंशन है, जैसी स्टडी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। लेकिन वैसे अगर हम लोग बात करें, आपको चीज समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कैसा है? नहीं समझ आई? तो बोलो ना यार, मेरी रिकॉर्डिंग ही खराब करवा के रखती है आपका फोन। कोई चीज ना समझ आए तो वो भी बोलो कि नहीं आई, लेकिन अगर समझ आ गई है तो बोला करो कि भैया आ गई है समझ। क्या क्लियर है? हाँ शाबाश, ऐसे। लेकिन ना हो तो बोल दिया करो कि हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं है, आप दोबारा से हमें बताएं। ऑल राइट। अच्छा, मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि भाई आप जिस घर में रहते हो ना,
दोस्त को यही बताओ कि मेरा घर है, लेकिन बेसिकली वो आपका घर नहीं है, आपके वालिद साहब के नाम पर है, आपके वालिद साहब का घर है, आपका घर नहीं है। क्यों? क्या आप अपने घर को बेच सकते हो? आपके वालिद साहब बेच सकते हैं, उनके नाम पर है। कहने को आप कह देते हो कि भाई ये घर मेरा है, बेसिकली वो घर आपका नहीं होता। आपको सिर्फ वहां पे रहने की परमिशन मिली हुई है, तो उसको एंजॉय करो, ऑनरशिप नहीं है। ऑनरशिप आपके वालिद साहब के नाम पर है, तो वो उसको सेल भी कर सकते हैं जब चाहें, उनको आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीज उनकी अपनी है। ऑल राइट, ऑल राइट। तो बिजनेस को भी ना आप लोगों ने बिजनेस ऑनर से अलग से डील करना है, बिजनेस की एक्टिविटीज को हम लोग अलग से देखेंगे। बुक कीपिंग को जब डिफाइन करना होता है ना हम लोगों ने, तो हम सिंपल वर्ड में कहते हैं बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन से मुराद होता है एक्टिविटीज, इवेंट्स, और फाइनेंशियल से मुराद है इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनिटरी इवेंट्स, कि उसमें कोई ना कोई अमाउंट की बात हो रही हो। मतलब आपका एक दोस्त आपको मिलने के लिए आ गया, भाई कोई बात नहीं, आ गया ओके, अल्लाह हाफिज बोलो, उसको जाने दो। ये रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है कि मैं जब शॉपकीपर था और वो जब शॉप पे बैठा हुआ था तो उसका दोस्त उसको मिलने के लिए आ गया, हाल चाल पूछा और वो चला गया, जाने दो उसे। अब ये रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुई। क्यों? फाइनेंशियल नेचर शामिल नहीं थी। हाँ, आपकी जो शॉप थी ना वो एक किस्म का कोल्ड ड्रिंक स्टॉल था, आपका दोस्त आपको मिलने के लिए आया और आपने उसको एक कोल्ड ड्रिंक पिला दी, क्या कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में आएगी? क्या फाइनेंशियल नेचर शामिल हो नहीं गई? आप रिकॉर्ड करोगे कि भाई आपने उसको एक बोतल भी पिलाई क्या। गॉट इट? तो इतना सा फर्क है जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है कि कब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी है और कब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं करनी। देन रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द, अब रिकॉर्डिंग कहां पर करोगे? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, और इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम लोग बोलते हैं बुक्स। मतलब वो जिस रजिस्टर में आप लोग लिख रहे होते हो, आप कोई ना कोई लिखने के लिए रजिस्टर यूज करोगे ना। अच्छा, ये अलग बात है कि आजकल हम सारा काम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, तो ये जब अकाउंटिंग बनाई गई थी उस टाइम पे ये पेपर वर्क चलता था, तो पेपर्स पे ही लिखा जाता था, तो हम लोग यही अज्यूम करेंगे कि हम लोग पेपर पे लिख रहे हैं। वैसे अगर आप लोग देखें, आप लोग एक्सेल वगैरह यूज करते हो, अगर किसी ने यूज किया हो, तो उसमें भी वो जो शीट्स बनाई जाती हैं, वो जो बुक्स बनाई जाती हैं, तो उनकी बात हो रही है। सारा काम आजकल एक्सेल पे कर लेते हैं, इवन कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे हो रहा होता है सारा काम। तो जहां पर हम लोग ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, उन्हें कहा जाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या बुक्स। और किसकी हम लोगों ने जाके अकाउंटिंग करनी है? ऑफ एन एंटिटी। और एंटिटी से क्या मुराद होता है? बिजनेस। अब देखो, बुक कीपिंग की क्या डेफिनेशन बन गई हमारे पास? सिंपली कि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग कहलाता है। ऑलराइट, सिंपल आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है कि आज के दिन में बिजनेस की एक्टिविटीज क्या हुई हैं। अच्छा, आपके माइंड में कोई भी बिजनेस की क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में? कोई भी बिजनेस की क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं? जी जी, परचेज करना। देखो मैंने ट्रेडिंग बोला था तो रॉ मटेरियल ना कहो, गुड्स का परचेज करना। ओके, अच्छा बात समझ आई है? रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, ट्रेडिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल नहीं परचेज किया जाता। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर गुड्स परचेज की जाती हैं। तो गुड्स का परचेज करना अपने सप्लायर से, यह एक उसकी ट्रांजैक्शन है, मैं रिकॉर्ड करूंगा बिल्कुल। फिर वो जो गुड्स मैंने परचेज की, वो क्या सजा के रखनी है मैंने दुकान में? क्या करना है उसको? पर्पस क्या होगा हमारा? सेल करना। तो सेल किसको करूंगा? कस्टमर्स को करूंगा। तो कस्टमर्स को गुड्स सेल करना, ये भी उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाती है। लाजिम बात है, विद कंसिडरेशन जाऊंगा, कुछ ना कुछ अमाउंट तो जरूर लूंगा ना उससे, या मुफ्त में दे दूं? हाँ जी बिल्कुल, तो रिकॉर्डिंग करेंगे हम उसकी। अच्छा, और क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है? जी जी जी, परचेज एंड सेल हो गया। आगे, लोन ले लिया है बिजनेस ने, बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने बैंक से लोन ले लिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मैं रिकॉर्ड करूंगा। और कौन सी ट्रांजैक्शन है? सैलरी पे करिए, सैलरी क्या बात आ रही थी, अपने एम्प्लॉयज रखे हुए थे तो उनको हमने सैलरी पे कर दी।
तो वो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो गई हमारी। और कोई और भी बात आई थी यहाँ से, बिजली के बिल्स, यूटिलिटी बिल्स पे कर देना, ये भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो गई है। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रेंट पे करना, वो तमाम तर मतलब जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हो रहे हों उन सब की रिकॉर्डिंग। एक्सपेंसेस में एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है, यूटिलिटी बिल्स है, रेंट है, सैलरीज है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, आपकी इंश्योरेंस हो गई, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो उन सब की भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे। अब वेजेस वगैरह ये सैलरीज का ही पार्ट बन जाता है, सैलरीज और वेजेस में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, एसिड का कौन बोल रहा है? आपने क्या किया हुआ है? आई कौन किया हुआ है? इनको नहीं पता एसिड क्या है, जैफ ऐसी मेडिकल करके आए हैं, इसलिए मैं ऐसी कोई टर्म नहीं यूज कर रहा जो अभी तक मैंने इनको नहीं बताई। ओके, मैं वो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं जो ये इजीली पिक कर जाए कि सर ये क्या है। अब यहां पर कहने को तो मैं भी अपने अकाउंटिंग का बहुत सा नॉलेज झाड़ दूं जो आपको भी ना पता हो, तो मैंने इन्हें जरा स्मूथली लेके चलना है, ये चीजें समझते जाएं। क्या सब बच्चों को क्लियर हो गई है बात? अच्छा, अब देखें, आपने ये चीज सिर्फ अपने पास रिकॉर्ड कर दी। मतलब आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल दो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में से, आप किसी शॉपकीपर के पास भी जाते हैं ना तो बड़ी मुश्किल से वो मैट्रिक पास होता है। एम आई राइट? हाँ, आजकल के जैसे हालात हैं तो आपको मास्टर वाला भी शॉपकीपर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप पुराने शॉपकीपर्स को देखो जहां पर कोई बाबा जी बैठे हुए होते हैं तो उनकी एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, लेकिन उन्हें यह पता है कि अगर आप उधार पे चीज लेके जा रहे हो तो उन्होंने फौरन लिखना है ना, उन्हें ये पता। बुक कीपिंग वो भी कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले कहा था बुक कीपिंग करने के लिए अकाउंटेंट्स का होना जरूरी नहीं है, क्या जस्ट रिकॉर्डिंग ही तो करनी है। अच्छा, कुछ शॉपकीपर ऐसे होंगे, शायद आपका पाला पड़ा हो उनसे, कि अगर उनके पास कोई कस्टमर आता है ना 100 रुपए की चीज लेके जाता है, तो वो उसको 100 रुपए की चीज देने के बाद ना वो जाते हैं एक रजिस्टर ओपन करते हैं, उसमें लिखते हैं कि भाई मेरी आज की सेल 100 रुपए की हो गई है, 100 रुपीज लिख देते हैं। अच्छा, सपोज कि उन्होंने एक चाय पीने का डील कर रहा था, 20 रुपए की उन्होंने चाय मंगवा ली, तो वो दूसरी किसी पेज पे लिखेंगे कि भाई इसमें से 20 रुपए मैंने खर्च भी कर दिए हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो देखेंगे कि मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई, उनमें से मैंने एक्सपेंस कितने किया, मतलब कैश का इनफ्लो कितना हुआ, कैश का आउटफ्लो कितना हुआ, मेरे पास एट द एंड ऑफ द डे कितने पैसे बच गए। कैसा है ना? अच्छा, इतनी अकल तो उसमें भी है जिसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी कि भाई मैंने रिकॉर्ड करनी है चीजें। तो हम लोग तो फिर भी अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी प्रोफेशनल वे में होगी। मतलब हम रिकॉर्डिंग जरूर करेंगे लेकिन हम उनके मेथड्स को नहीं अप्लाई करेंगे, हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में जाके रिकॉर्डिंग कर लेंगे, जहां तक किसी को कोई इशू। अच्छा, आपको इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ाने के बाद मैं इस काबिल जरूर बना दूंगा कि आप लोग बुक कीपिंग कर सको, इवन के आप अकाउंटिंग भी कर रहे होंगे लेकिन स्मॉल स्केल बिजनेस की, मैं आप कंपनीज की अकाउंटिंग अभी नहीं कर पाएंगे। इंट्रो टू अकाउंटिंग करने के बाद इवन के फ्रीलांसर के तौर पर आप लोग अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज दे सकते हैं किसी स्मॉल स्केल बिजनेस को, क्या आप उनकी बुक कीपिंग भी करके दे सकते हैं और साथ में आप अकाउंटिंग भी करके देंगे, लेकिन जरा लो लेवल की अकाउंटिंग। ऑलराइट, कि अगर छोटा बिजनेस है तो आप उसके अकाउंटेंट जरूर बन जाएंगे। बुक कीपिंग की डेफिनेशन में किसी को कोई इशू? जी, बेटा बिजनेस ऑनर अगर बिजनेस के साथ कोई लेन देन कर रहा है ना तो वो रिकॉर्ड करूंगा। हाँ, बिजनेस ऑनर बैठ के अपने घर में चाय के एंजॉय कर रहा है तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ओके, बिजनेस ऑनर के जो पर्सनल कोई एक्टिविटी है ना वो नहीं देखनी, लेकिन बिजनेस में रहते हुए अगर कोई वो एक्टिविटी कर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग होनी है। और ये हम मैंने आपको बतानी है कि कौन कौन सी हम एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज को हम लोग छोड़ देंगे। ऑलराइट, और किसी का कोई क्वेश्चन? चले, अब हम लोग बात करेंगे जरा अकाउंटिंग की। देखिए भाई, अकाउंटिंग के लिए बुक कीपिंग बेस प्रोवाइड करती है, अकाउंटिंग के लिए बुक कीपिंग बेस प्रोवाइड करती है कि पहले बुक कीपिंग होगी तो अकाउंटिंग हो सकती है। मींस दैट कि अगर आपने एज एन अकाउंटेंट काम करना है ना तो आपका पहला स्टेप बुक कीपिंग करना होता है, मतलब कि उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग में अकाउंटिंग नहीं आती, बुक कीपिंग में अकाउंटिंग नहीं आती, लेकिन अकाउंटिंग में पहला स्टेप बुक कीपिंग है।
कि जब तक बुक कीपिंग नहीं करोगे आप अकाउंटेंट नहीं बन सकते। मतलब पहले उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो करो अपने पास, फिर जब तमाम तर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हो तो वो आपने उनको जरा समराइज करना होता है, उनकी क्लासिफिकेशन करनी होती है। अब ये सारा कुछ मैंने आपको बताना है कि हम लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। मैं पहले आपको बुक कीपर बनाऊंगा कि आपने बुक कीपिंग इस तरह से जाके करनी है, फिर मैंने आपको अकाउंटेंट्स की तरफ लेके जाना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि फिर मैं उन तमाम तर जितनी भी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होंगी उनको समराइज करना भी बताऊंगा, उनको क्लासिफाई करना भी बताऊंगा। और जब हम उनकी क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो एज एन अकाउंटेंट जो मेरा एंड रिजल्ट होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी। एज एन अकाउंटेंट्स हमसे जो बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कि मैंने एज एन अकाउंटेंट उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली उसकी तमाम तर एक्टिविटीज का रिजल्ट होता है। मतलब ऐसा समझें, मैंने आपका कोई टेस्ट लिया, आपने वो टेस्ट सॉल्व किया, उसके बाद आपने वो मुझे दिया, तो मैंने टेस्ट चेक करने के बाद हर क्वेश्चन के अलग अलग से मार्क्स, तो वो क्लासिफिकेशन हो गई। लेकिन एट द एंड मैंने आपको इतना बता दिया कि भाई आउट ऑफ 100 आपके 80 मार्क्स हैं। ऑलराइट, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जाती थी आपके पास, या यूं समझ लें जैसे अभी आपका एसएससी का रिजल्ट आया तो पर सब्जेक्ट के लिहाज से आपको मार्क्स का पता चल गया, और अब साथ में आपको टोटल भी पता चल गए कि इन टोटल आपके इतने मार्क्स हैं। ये एक किस्म का रिजल्ट आ गया। लेकिन एज एन अकाउंटेंट हमने कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं बना के देनी, हम लोगों ने क्या बना के देनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अकाउंटेंट्स के लिए डेफिनेशन देखें, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहली बात क्या आ गई? रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग कहां पे हो रही थी? तो सबसे पहला काम मुझे यही करना पड़ेगा। अकाउंटेंट्स के लिए बुक कीपिंग कीपर होना बहुत जरूरी है, तो उसे बुक कीपिंग भी करनी आती हो। फिर अगले स्टेप में इस बुक कीपिंग के बाद उसने क्या करना है? उसको क्लासीफाई करेगा, उसको समराइज द इंफॉर्मेशन ऑफ। तो भाई अगर आप लोग यहां पर देखें तो हम लोग रिकॉर्डिंग भी तो उसी की कर रहे थे। ये देखें, ऑलराइट। हमेशा फाइनेंशियल नेचर की आप लोगों ने जाके रिकॉर्डिंग करनी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, और एट द एंड आपने क्या करना है? उसको इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, और आपने उसका रिजल्ट्स शो करना है। वो रिजल्ट्स आप किस तरह से शो करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गॉट इट? तो एज एन अकाउंटेंट आपने 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देनी होती हैं किसी भी बिजनेस से रेलिवेंट। इन टोटल आपने 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी है। द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लिखने की जरूरत नहीं, बात सुनो, शो एंजॉय करो बस। द सेकंड वन इज statement of financial position. The third one is statement of changes in equity. The fourth one is statement of cash flow. And the last one is notes to the financial statement. अब एक मरतबा खुद से पढ़ो। टाइम है। अब हमारे पास इसे कहा जाता है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कंप्लीट सेट बन जाता है। लेकिन ये कंप्लीट सेट कंपनी के लिए बनता है, सोल ट्रेडर ये कंप्लीट सेट नहीं बनाता। और सोल ट्रेडर छोटा सा बिजनेस होता है तो आपको कितनी सैलरी दे देगा? लाजमी बात है सैलरी भी थोड़ी सी देगा। तो क्या आप उसके लिए इतनी सारी मेहनत करोगे? कभी भी नहीं करेंगे हम। तो हम लोग इंट्रो टू अकाउंटिंग में रहते हुए ये पांचों नहीं बनाएंगे। इंट्रो टू अकाउंटिंग में रहते हुए हम लोगों ने ये फर्स्ट 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके देनी होती है। सोल ट्रेडर को हम लोग ये पहली 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एन अकाउंटेंट प्रिपेयर करके देंगे। तो मतलब मैंने आपको सिखानी भी ये दोनों है इंट्रो टू अकाउंटिंग में रहते हुए। और ये वो क्वेश्चन है
जो 20 नंबर का है आपके एग्जाम में, क्या आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी है। कोई सी भी बिजनेस का आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस डाटा को यूज करते हुए आपने उस बिजनेस के लिए ये 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी है। अच्छा, ये जो नाम यूज किया गया है ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये कंपनी के लिए यूज होता है। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ना किसी सोल ट्रेडर की, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का नाम नहीं यूज करता, बात एक ही होती है, सिर्फ नाम को बदल दिया जाता है। और वो हम लोग जो नाम यूज करेंगे इसके लिए वो हमारे पास है। अच्छा, ये सेकंड नेम जरूर लिख लीजिएगा, ये हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एंड नहीं, एक बिजनेस में एक ही टाइम पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होना है, प्रॉफिट एंड लॉस एट अ टाइम नहीं हो सकता। तो हम लोग इसका दूसरा नेम क्या यूज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। या इसका तीसरा नेम है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। इन शॉर्ट हम लोग इसको क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट। वैसे एग्जामिनर जिस किस्म का नाम यूज करे आपने वही नेम यूज करना है। जैसा एग्जामिनर कह रहे हैं ना प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो आपने प्रॉफिट और लॉस ही लिखना है। वो कहे ना प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, आपने इनकम स्टेटमेंट ही लिखना है। और अगर वो कहते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आपने कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही लिखना है। ऑलराइट, जैसा नेम वो यूज करे आपने वही नेम यूज करना है। दूसरी जो हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसका सेकंड नेम हमारे पास होता है बैलेंस शीट। इसका सेकंड नेम क्या है हमारे पास, बैलेंस शीट। अच्छा, अब हमारा सारा फोकस, हम बुककीपर बनने जा रहे हैं या अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, अकाउंटेंट। वाह क्या बात है, तरक्की करना जा रहे हो हैं। तो भाई अब आपका सारा फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर हो। तो आज से ना हम लोगों ने इसकी तरफ कदम बढ़ाना है कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। मतलब कोई भी चीज बनानी हो तो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना उसको बनाने के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, हमें उनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना भी पड़ेगा। अब पहले तो जानते हैं इन स्टेटमेंट्स को कि ये स्टेटमेंट्स हैं क्या। ये हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस और उस बिजनेस की पोजीशन को शो कर रहे हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को और उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जाके शो कर रहे होते हैं। जो पहली स्टेटमेंट है जिसमें हम लोगों ने कहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, उस इसमें हम बिजनेस की ऐसी एक्टिविटीज लेकर आते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस। पहली स्टेटमेंट में हमें क्या बताना है कि भाई अगर आपने ये बिजनेस किया, वो एक टाइम पीरियड हम लोग डिफाइन कर लेते हैं और वो टाइम पीरियड यूजुअली हमारे पास 1 ईयर का होता है, 12 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर। लिखा हुआ है नोट्स में, लिखा हुआ है अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर। मतलब कितने अरसे के लिए हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। अब देखो भाई, आप लोगों ने अकाउंटिंग का पेपर देना है, क्या पूरा साल हम लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम 4 मंथ्स, मैक्सिमम। अदरवाइज विद इन 3 मंथ्स आपका सिलेबस एंड होता है। तो ये 3 मंथ्स का एक टाइम पीरियड बन जाता है। हमने ये देखना है कि भाई बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, उस बिजनेस को 12 मंथ्स तक अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने दो। एंड एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब एट द एंड ऑफ अ ईयर, आप लोगों ने जाकर फिर उसका रिजल्ट ड्रॉ करना है कि भाई मैंने इस बिजनेस को अपना जिंदगी का 1 साल दिया, तो 1 साल के बाद मैंने इस बिजनेस से क्या पाया या क्या खोया। तो वो आपको मिलेगा प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन में। और वो कौन बताएगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में आपको बताना है कि भाई इस बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट हुआ।
बात क्लियर हो गई? अच्छा, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी पोजीशन कुछ और होगी। मतलब आप खुद सोचो कि यार जब आप लोग यहाँ पर आए थे, फर्स्ट डे यहाँ पे बैठे थे, क्या आपको अकाउंटिंग आती थी? लेकिन जैसे ये दिन गुजरते जा रहे हैं, क्या आज भी आपकी वही पोजीशन है जो फर्स्ट डे वाली थी? अच्छा, क्या आपको लगता है कि 3 मंथ बाद आपकी यही पोजीशन होगी जो आज है? इंप्रूव होगी? तो उस बिजनेस से भी पूछो कि भाई एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर तुम अपने आप को कहां देख रहे हो, तुम कौन सी पोजीशन पर मौजूद हो। तो आप देखो कि 3 मंथ बिफोर वाली आपकी पोजीशन एंड आफ्टर 3 मंथ आपकी पोजीशन में क्या फर्क नहीं नजर आएगा आप लोगों को? आपने वो पोजीशन उसको बताना है। अच्छा, इस पोजीशन से क्या मुराद है? इससे यह मुराद है कि भाई एट दैट टाइम, मतलब जिस दिन मैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं उस दिन मेरे पास क्या कुछ मौजूद है। यहां पर मेरे पास से मुराद है मतलब बिजनेस के पास क्या कुछ मौजूद है। बिजनेस ने कहा हमने एक गाड़ी परचेज कर ली, हमारे पास एक गाड़ी मौजूद है जो कि शुरू में नहीं थी। गॉट इट? तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे पोजीशन अच्छी हो गई है? बिजनेस ने कहा कि शुरू में मेरे बैंक बैलेंस में आज सच कोई खास अमाउंट नहीं थी, लेकिन अब मेरे बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपीस पड़े हैं। ऑल राइट है। इससे पहले मैंने किसी से कोई पैसे वगैरह नहीं लेने थे, अब मैंने इतने सारे लोगों से इतनी अमाउंट रिकवर भी करनी है। ये उसकी पोजीशन है। हम लोगों ने ये देखना है कि उस टाइम पर बिजनेस की पोजीशन क्या है। वहां से आपको आइडिया होता है कि इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करूं या इसको छोड़। आप मतलब डिसीजन करते हो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पर। इन शॉर्ट आप लोगों ने इतनी बात याद रखनी है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ने आपको उस बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में बताना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ने बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में बताना है, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और फाइनेंशियल पोजीशन ने यह बताना है उस टाइम पर बिजनेस की पोजीशन क्या है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर? चलिए, अब इसको बनाने के लिए जब हम लोग जाएंगे, अच्छा इस चीज को अभी के लिए कुछ दिन के लिए छोड़ दें, ये बाद में आके पढ़ेंगे। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जाएंगे तो मैंने आपसे कहा कि भाई उसके लिए इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है। जहां पर हम इसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ। अच्छा, अब जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड यूज करूं ना तो पांचों स्टेटमेंट्स ना लेकर आना। अब हमारा फोकस सिर्फ 2 पे चला गया है। तो क्या मतलब कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इन दोनों के बारे में आप लोगों ने सोचना है। इनके टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं ना, अगर मतलब आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स की बात करें तो आपने बतानी है 5 एलिमेंट्स। अगर आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स की बात करें तो आपने बताने हैं 5 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। उस कैपिटल को हम लोग इक्विटी भी कहते हैं। ऑलराइट, कौन कौन से हैं? अच्छा चलें, इसी सीक्वेंस से आ जाती हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी या कैपिटल। अच्छा, मैं वर्ड कैपिटल ज्यादा यूज करूंगा अभी। इक्विटी का वर्ड यूज किया जाता है कंपनी के लिए। ओके, तो हम लोग अभी सोल ट्रेडर हैं तो हम लोग कैपिटल का वर्ड यूज करेंगे। बात एक ही है दोनों की। अच्छा, उसके बाद इनकम एंड, अगर पूछे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स तो आपने बताने हैं 5। गॉट इट? यहां तक किसी को कोई इशू? अब अगर बात करते हैं ना आपसे, अब हमने 2 स्टेटमेंट्स बनानी है। जब बात करेगा ना कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स, तो वो 3 है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स, तो वो कितने हैं? 3। कौन कौन से? एंड कैपिटल। एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अगर ये 3 चीजें आपके पास हो ना तो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के दे। लेकिन अगर आपने बनानी हो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब इनकम स्टेटमेंट, तो उसके लिए सिर्फ 2 एलिमेंट्स की जरूरत है। और वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बिजनेस की उस पीरियड में टोटल इनकम कितनी हुई, उसमें से उसके एक्सपेंसेस माइनस कर दो,
तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, और ये प्रॉफिट ही तो इसने बताना था। तो सिर्फ इसके दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? इनकम एंड एक्सपेंसेस। बात क्लियर? देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड हम लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से भी तो इसको तैयार करना है ना, तो एमसीक्यूज पढ़ते हुए ना आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड यूज किया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का वर्ड यूज किया, या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का वर्ड यूज किया। अगर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते तो आपने 5 एलिमेंट्स बताने हैं, अगर फाइनेंशियल पोजीशन कह दे 3 एलिमेंट्स बताने हैं, और अगर इनकम स्टेटमेंट कह दे तो 2 एलिमेंट्स बताने हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से? अच्छा तैयार हो गए आप लोगों को? अच्छा मुझे बताना कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी आए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी? जरा रिपीट करना कौन कौन सी थी? अच्छा कुछ लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं ना कि जब बाकी चुप करेंगे हम भी चुप कर जाएंगे हैं। अच्छा 2 तो आपके सामने लिखी हुई है, कौन कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके बाद तीसरी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ऑलराइट। फोर्थ वन इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, and the last one is notes to the financial statements। हो गई बात क्लियर? पढ़ना जरा एक बार फिर। शाबाश शाबाश गुड। अच्छा सुनो आगे आगे। भैया शर्माने सुरमुने की कोई जरूरत नहीं है, ये शर्म दरवाजे के बाहर छोड़ के आओ। मैंने फर्स्ट लेक्चर में कह दिया था सब बच्चों को, ओके। अकाउंटेंट बनना है ना तो बेशरम होना पहली शर्त है। जितने जड़ बड़े बेशरम हो गए उतनी अच्छी से अकाउंटिंग आ जाएगी। अकाउंटिंग सीखनी है तो ये शर्म शुरम नहीं करनी हम लोगों ने, ओके। आप लोगों की आवाजें भी बहुत प्यारी हैं, कमाल हैं, कोयल भी पीछे रह जाती है तो बस जैसी है बोल दो। अच्छा नेक्स्ट देखो, लगनीरा की क्लास में अकाउंटिंग तैयार हो जाएगी? हो जाएगी। आपको मतलब घर जाके इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब आके ना हम इनको डिफाइन करते हैं। मतलब आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा कि एसेट्स का वर्ड यूज कर रहा हूँ, लायबिलिटीज का वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो अब हम लोगों ने ना इनको डिफाइन करना है कि बेसिकली ये चीजें हैं क्या, हम लोग क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी डिस्कशन जाएगी कैपिटल के ऊपर। अब मैं नहीं चल रहा जरा सीक्वेंस के साथ, और आपने भी मुझे कुछ वैसे ही सुनना है कि अब मैं आप लोगों को ना अकाउंटेंट बाद में बना लूंगा, मैं पहले आपको बिजनेसमैन बना। आप लोग ये सोचो कि जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करने लगे, हम अकाउंटेंट बाद में कर लेंगे, पहले हम करते हैं बिजनेस स्टार्ट। अच्छा बिजनेस स्टार्ट करेंगे स्मॉल स्केल के ऊपर, क्योंकि अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट तो नहीं करवा दूंगा ना, बहुत बड़ी आपको कंपनी तो नहीं ओपन करके दे दूंगा कि भाई डुबो के रख दो उसको। तो मैं आपको सोल ट्रेडर लेके चलूंगा, क्योंकि अब आप न्यू न्यू हो तो कोई और आपके ऊपर एतमाद नहीं कर रहा, इसलिए कोई पार्टनर भी आपका नहीं बनना चाह रहा। ऑलराइट, तो आप अकेले हैं और आपने आगे कदम उठाना है। रात को आपने ख्वाब देखा कि आपने कोई बिजनेस करना है, ऑलराइट, तो उसको पूरा करने के लिए एक मुद्दा फिर से सो जाओ, है जिसके बड़े बड़े ख्वाब हैं उसको ज्यादा सोना पड़ता है, ऐसा ही है ना। कम नींद में तो छोटे छोटे ख्वाब नजर आते हैं जी। शॉर्ट्स, कौन सी शॉर्ट्स? अच्छा अब क्या है कि जैसे ही आपके माइंड में बिजनेस का ख्याल आता है, सबसे पहली चीज क्या आपके माइंड में आती है? हाँ आप लोगों ने पैसा कितना है आपके पास उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। देखो भाई पैसा बिजनेस क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। तो भाई पैसा फेंक तमाशा देख, पहले खुद तो वो इसमें डालो, कुछ कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब आप मेरे पास आए, आपने पूछा कि यार रात मैंने ख्वाब देखा कि मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए। मैं आपको बिजनेस नहीं बताऊंगा, मैं आपसे पहला क्वेश्चन क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट कितनी करोगे।
ऐसे ही है ना। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जाओ इतनी बड़ी ये मार्केट ये चीज लगा दो और आपके पास पैसे हो रेडी लगाने के, तो मैं आपको दुकान का मशवरा दूंगा। तो मैं आपके पास पहले देखूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हो। बिजनेस का मालिक कौन है? आप ही हो। मैंने अभी तो आपको बिजनेसमैन बनाया, ख्वाब दिखाया है यार आप लोगों को। बिजनेस का मालिक कौन है? आप लोग हो। आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कौन करेगा? आप खुद ही करोगे। शाबाश। तो वो जो पैसा बिजनेस ओनर बिजनेस में लगाता है ना, उसको कैपिटल। ऑलराइट। क्या कैपिटल की क्या डेफिनेशन हो गई? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। गॉट इट? बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा अब ये देखो, आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना आपको 10 लाख रुपए की जरूरत थी। बातें सुनते रहे ना, ये अकाउंटिंग ये बाएं हाथ की गेम है, बाएं हाथ की भी चीची उंगली का काम है। अगर इंटरेस्ट लो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मतलब अगर आपसे किसी ने कहा है ना कि यार नहीं होती बोरिंग है, तो वो फजूल बंदा है, उसको अपनी जिंदगी से दफा करो। ऐसी किक लगाओ कि वो कभी नजर ही ना आए। क्या ये बोरिंग है? हाय हाय दिल जीत लिया आपने। अब देखो बात सुनो, आपका बिजनेस रन करने के लिए ना आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन आपके पास है 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए आपने बैंक से उधार ले लिया। बात गौर से सुन लेना, 6 लाख रुपए आपका अपना, मतलब बिजनेस ओनर का। उसके बिजनेस में 4 लाख रुपए कहां से आए? बिजनेस कितनी अमाउंट से स्टार्ट हो रहा है? 10 लाख रुपए से। कैपिटल कितना हुआ? 6 लाख रुपए हुआ। क्या बात है आपकी, आपको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। 10 लाख नहीं है। देखो जब मैंने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया था ना, डिफाइन किया, मैंने ये कभी भी नहीं कहा था टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द, जितना बिजनेस ओनर देगा कैपिटल उतना। गॉट इट? बाकी 4 लाख क्या है बाद में देख। ओके अभी कैपिटल कितना है? समझ आ गई? आगे चलते हैं। अब आपके पास पैसा आ गया पैसा। अज्यूम करो 10 लाख रुपए है आपके पास। है यार, उसमें से 100 रुपए देना। यार 10 लाख रुपया 100 रुपया नहीं दे सकता यार, कि बहुत छोटे दिल का मालिक है। मुझसे मांगता ना मैंने अभी निकाल के दे देने। अफसोस की बात है, हालांकि एक चाय आनी थी सिर्फ उससे। अच्छा सुनो, मैंने 10 लाख रुपए दे दिया, बच्चा उसमें से 100 रुपए नहीं दे सका मुझे। मैं इमेजिन नहीं करता, मैं रियलिटी में रहता हूँ। अच्छा सुनो, अच्छा अब उस 10 लाख रुपए का क्या करना है? सजा के रख दें सेज। हाँ, सेज में सजा के कोई चोरी ना कर ले। क्या करूंगा? बिजनेस करने के लिए निकलो। तो बिजनेस करने के लिए निकलोगे तो लानी बात है, अब आपको दुकान चाहिए। यह भी हो सकता है कि वो दुकान आपकी अपनी हो। ये भी हो सकता है क्या आपने कहा कि भाई दुकान है मेरे पास, तो मुझे कहीं और से दुकान करने की जरूरत नहीं है, तो हम अज्यूम कर देंगे दुकान है आपके पास। ऑलराइट। लेकिन उस दुकान को सजाना तो पड़ेगा ना। उसमें वो रैंक शैंक लगाने पड़ेंगे, कोई बैठने के लिए कोई पंखा शंखा कोई एसी वगैरह लगाना पड़ेगा, कोई कंप्यूटर वगैरह भी परचेज करने पड़ेंगे, कोई टेबल भी रखनी पड़ेगी कैश काउंटर वगैरह बनाने के लिए। एम आई राइट? करो ना भाई, आपका बिजनेस है, जब तक ये काम नहीं करोगे बिजनेस कैसे चलेगा? तो आप लोग वो जो काम कर रहे होते हैं ना, क्या आपने शॉप का अरेंजमेंट कर दिया कि सुबह शॉप नहीं थी तो आपने शॉप परचेज कर ली, उसमें से 1 लाख रुपए की आपको शॉप मिल गई। उसके अंदर फिर जो आप लोगों ने फर्नीचर वगैरह लगाया, अपनी चेयर टेबल वगैरह लाए कर आए, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, कोई एसी पंखा वगैरह आपने लगाया, कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आपने उसमें करवाई, कोई बाकी रैंक्स वगैरह बनवाए, वो सारे के सारे बिजनेस के एसेट्स। क्या? बिजनेस के एसेट्स। अच्छा एसेट्स को अगर मैं उर्दू में तर्जमा करूं ना, तो इसे कहा जाता है असासाजात। आपने अक्सर न्यूज में भी सुना होगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने या इस पॉलिटिकल पर्सन ने अपने असासाजात डिक्लेयर नहीं किए। मतलब उसकी मलकियत में क्या कुछ है उसने अभी तक हमें नहीं बताया, उसकी मलकियत में क्या कुछ है। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एग्जांपल दी थी था कि जो आपका घर है बेसिकली आपका नहीं है। अकाउंटेंट ने ये नहीं देखना होता कि भाई पोजेशन किसके पास है, अकाउंटेंट ने क्या देखना होता है? लीगल टाइटल किसके नाम पर है। तो लीगल टाइटल आपके वालिद साहब के नाम पर है,
आपके वालिद साहब का वो एसिड है, आपका नहीं है। गॉट इट? अच्छा, आपके घर में गाड़ी है और वो गाड़ी भी आपके वालिद साहब के नाम पर है, इवन कि आप ड्राइव करके ले जाते हो, आपकी नहीं है, आपके वालिद साहब की है। लेकिन जिस बाइक पर आप आते हो कॉलेज और वो बाइक आपके नाम पर है, तो आपके वालिद साहब का एसिड नहीं है, वो आप लोगों का एसिड है। ऑलराइट है। तो यहां पर हमने ये नहीं देखना कि भाई बिजनेस ओनर के पास क्या कुछ है, हमने क्या देखना है, बिजनेस के पास क्या कुछ है। गॉट इट? कि बिजनेस की मलकियत में क्या कुछ आएगा, बिजनेस के पास क्या कुछ है। एसिड्स क्या होती हैं? एसिड्स बिजनेस के ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो उसको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करें। एसिड्स क्या क्या आपका घर आपको बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रहा होता? अच्छा, क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होता है कि अगर अगर आपका ना होता आप घर, तो आप रेंट पे रहते, तो रेंट भी पे करते, आपका घर है इस वजह से आपकी रेंट की सेविंग हो रही है ना ऐसा? क्या आपकी गाड़ी आपको बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रही? कर रही है, वो भी आपका एसिड्स है। तो इसी तरह से एसिड्स को कैसे डिफाइन करना है? रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस which will give benefits in the future। अच्छा, अपने आप को ना बड़ा सिंपल सा रखना है। देखो भाई, हम किसी इंग्लिश मैन की औलाद तो है नहीं, तो इस बारे में जरा भी नहीं सोचना कि आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, आ जाएगी वक्त के साथ साथ। ये जस्ट एक लैंग्वेज है और उस हद तक हम लोग सीख लेंगे। नॉलेज किसी भी लैंग्वेज में गेन कर लो, वो हमेशा सेम रहता है। मतलब जैसी अकाउंटिंग आप इधर पढ़ रहे हो ना, भाई यूएसए में बैठा हुआ अंग्रेज भी ऐसी अकाउंटिंग पढ़ता है, वहां पर भी डेफिनेशन बिल्कुल यही है। और ये जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल सब्जेक्ट, और इंटरनेशनल लेवल पर सेम चीजें चल रही हैं, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। मतलब अकाउंटेंट्स बनने के बाद चाहे आप इधर से पढ़ के जाओ, आप यूएसए तक किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर लो, आपको कोई रोकने वाला नहीं, हर किसी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। तो ये कोई छोटा सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने जा रहे आप लोग, इसके बाद तो आप पूरी दुनिया घूम लो इसकी बेस के ऊपर, इसकी बेस के ऊपर आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर दो। अच्छा, अब सुनिएगा, एसिड्स को जब डिफाइन करना हो तो एसिड्स होते हैं बिजनेस के रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्सेज? जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड, तो हम उनको क्या कहते हैं? एसिड्स। अब देखिए इसकी पहली डेफिनेशन, एसिड्स आर रिसोर्सेज, और इसमें जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है, ओन्ड बाय अ बिजनेस, बिजनेस की अपनी मलकियत में हो। अब देखो, आपका घर आपको बेनिफिट दे रहा है लेकिन आपकी मलकियत में नहीं है, तो आपका एसिड नहीं है, वो जिसके नाम पर है उसका एसिड। गॉट इट? अच्छा, अब इसको मैं मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। शॉप आपकी अपनी है, वो आपका एसिड है, लेकिन आपने शॉप रेंट पर ले ली है, आपका एसिड नहीं, क्योंकि वो किसी और की मलकियत में है, हालांकि यूज आप ही कर रहे हो, लेकिन आप उसको यूज करने के लिए रेंट पे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी मलकियत में नहीं थी। तो एसिड्स का आपकी मलकियत में होना सबसे पहला काम है, कि आपकी मलकियत में होना चाहिए, ओनरशिप आपकी अपनी। गॉट इट? ओन्ड बाय अ बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। अच्छा, ये थी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल, मतलब किसी भी आम पर्सन को समझाने के लिए कि वो हमसे कोई पूछे ना कि यार एसिड क्या है, हम कहेंगे कि यार आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स मौजूद हो, कोई ऐसी चीज जो एक तो आपकी मलकियत में हो और जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स, उससे बेनिफिट्स मिल रहे हो, तो आपका एसिड है। जैसे कि मेरा मोबाइल फोन, जैसे कि आपका मोबाइल फोन आपकी अपनी मलकियत में है ना, और आपको ही बेनिफिट दे रहे हैं, ये हमारा एसिड है। गॉट इट? आपके पास जो व्हीकल वगैरह मौजूद है, ये आपका एसिड है। आपके पास जो मकान वगैरह मौजूद हो, आपका एसिड बन जाता है। ये जो फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है कॉलेज के लिए अगर हम बात करें, तो कॉलेज के ये एसिड्स हैं। ये जो एसी वगैरह लगे हुए हैं, ये जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये कॉलेज के एसिड्स हैं। गॉट इट? बिल्डिंग कॉलेज की अपनी है तो ये बिल्डिंग कॉलेज का एसिड है, लेकिन अगर रेंटल है तो कॉलेज का एसिड नहीं है। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर अकाउंटेंट्स वे में हम इसको डिफाइन करें, तो अकाउंटिंग में इसकी 3 कंडीशन बताई गई हैं, और ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से इसको याद रखना है कि जब भी आप लोगों ने, फर्स्ट डेफिनेशन थी सिर्फ बात समझाने के लिए, प्रॉपर जो स्टैंडर्ड में डेफिनेशन लिखी हुई है ना, वो सेकंड वाली है कि एसिड को डिफाइन कैसे करना है।
सबसे पहली चीज हमने क्या उसे बतानी है, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। देखो रिसोर्स की बात आ गई, लेकिन साथ में क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट, मतलब आज के दिन वो चीज आपके पास मौजूद हो। मैं अगर आपसे ये कहूं कि यार 2 माह पहले मेरे पास एक गाड़ी थी जो मैंने सेल कर दी, क्या आज वो मेरा एसेट है? तो भाई नहीं, उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि अब जिसको मैंने सेल कर दी अब उसका एसेट है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये बात करूं कि यार मेरा इरादा है कि 3 माह बाद मैं न्यू गाड़ी परचेज कर लूंगा, भाई जब करोगे तब देखेंगे, क्या अभी है? तो ऐसी नहीं है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि भाई मेरे पास अभी एक गाड़ी मौजूद है, तो क्या प्रेजेंट रिसोर्स नहीं है? इकोनॉमिक से क्या मुराद है कि उसका कोई ना कोई मॉनिटरी वैल्यू हो। क्या गाड़ी मुफ्त में आ जाएगी? गाड़ी की वैल्यू नहीं होगी कोई ना कोई। क्या इस मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं है? क्या आप लोगों के पास जो बाइक व्हीकल्स वगैरह, या आपके घर है, या कोई लैंड, पीस ऑफ लैंड वगैरह रखा हुआ है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? इसीलिए इकोनॉमिक रिसोर्स बोलते हैं उसको। गॉट इट? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। और इससे क्या मुराद होता है, भाई आपका कंट्रोल कौन सी चीजों पर होता है जिसमें आपकी मलकियत, ऐसा है ना? आप ये मोबाइल किसका, छू कर दिखाओ, मेरा कंट्रोल है इसको, आपका कंट्रोल नहीं है ना ऐसा? भाई अब अगर मैं इसको सेल करना चाहूं, आप मुझे रोकोगे? आप होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तो मेरे कंट्रोल में है। लेकिन अगर आपका मोबाइल हो और मैं सेल करने जाऊं, आपने तो रोना शुरू कर देना है, ऐसा नहीं है? और दूसरी बात, क्या मैं उसको सेल कर सकता हूं? नहीं कर सकता भाई, आपकी मलकियत में मौजूद है। तो यहां पर कंट्रोल्ड बाय द एंटिटीज है, क्या मुराद है, उस बिजनेस की ओनरशिप में मौजूद। गॉट इट? बात समझ आ गई? एंड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, भाई माजी में कोई ऐसा इवेंट किया आपने जिसका ये रिजल्ट मिल गया, भाई माजी में मैंने इसको परचेज किया था तो आज मेरे पास है ना। अगर पास्ट में मैंने इसको परचेज ना किया हुआ होता, क्या ये मेरे पास होता? नहीं। तो पास्ट में आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज ये आपकी मलकियत में मौजूद है। जैसे आपने अपना मोबाइल चोरी कर लिया, तो पास्ट में किया तो आज मौजूद है ना, है? बात समझ आ गई है? अच्छा अब देखो, एसिड्स को जब डिफाइन करना होगा तो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हम लोगों ने याद रखने हैं? वाह क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और इसकी अब आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। अब हम लोगों ने एसिड्स वगैरह देख लिए, देखें भाई जो आपके पास पैसे हैं ना आपकी पॉकेट में, वो भी आपका एसिड्स ही है, फ्यूचर में आपको बेनिफिट देंगे। भाई पैसे होंगे तो किराया देकर घर पहुंच जाओगे, पैसे होंगे तो कैफे में जाकर कुछ ना कुछ खा पी सकते हो, है? आपका जो बैंक बैलेंस है ना, वो भी आपका एसेट ही है। जो आपके बैंक में जितना पैसा रखा हुआ है वो भी आपका एसेट है, रिसोर्स है, आपके अपने कंट्रोल में है। क्या आपके अकाउंट में से कोई और पैसे निकलवा सकता है? नहीं, आपके कंट्रोल में है। पास्ट में कुछ तो ऐसा किया होगा ना जिसकी वजह से आज बैंक में पैसा रखा हुआ है, तो आपका एसेट्स में आ गया। ये चोरी किए थे, माशाल्लाह शरीफ खानदान से ताल्लुक है आपका, है? एसिड्स की जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस करनी है, अब एसिड्स का आपको पता चल गया। क्या क्या पता चला? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ, क्या होगा, एसिड बन गया। अब एसिड की 2 क्लासिफिकेशन है कि या तो वो एसिड होगा नॉन करंट एसिड, जिसे हम लोग फिक्स एसिड भी कहते हैं, नॉन करंट एसिड, या फिर वो होगा हमारे पास हमारा करंट एसिड्स। मतलब एसिड की 2 क्लासिफिकेशन, नॉन करंट एसिड्स एंड करंट एसिड्स, नॉन करंट एसिड्स एंड करंट एसिड्स। क्लियर? अच्छा इन दोनों में फर्क क्या भाई, हैं तो दोनों ही एसिड्स, हैं दोनों ही एसिड्स, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है टाइम ड्यूरेशन का, बस। क्या कि किसी भी रिसोर्स ने मुझे बेनिफिट कितने अरसे तक प्रोवाइड करना है। आपके कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहे होते हैं,
और कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। अब अकाउंटिंग ने यहां पे कहा है कि शॉर्ट टर्म से मुराद लेस देन 1 ईयर। अकाउंटेंट्स के मुताबिक शॉर्ट टर्म टाइम ड्यूरेशन से क्या मुराद होता है? लेस देन 1 ईयर, मतलब विद इन 12 मंथ्स का बेनिफिट अगर है तो वो बन जाता है आपका करंट एसेट। आपका कोई भी ऐसा रिसोर्स जो आपको लेस देन अ ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करता है, मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो हम उसको कहते हैं अपना करंट एसेट्स। गॉट इट? अब देखो भाई, मे बी इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टर्म को 3 मंथ्स कहा गया हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हम अकाउंटेंट शॉर्ट टर्म से क्या मुराद लेंगे? विद इन 12 मंथ्स, लेस देन 1 ईयर टाइम ड्यूरेशन इज नोन एज शॉर्ट टर्म। गॉट इट? और लॉन्ग टर्म से क्या मुराद होगा? जो हमें 1 साल से ज्यादा के बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, वो क्या बन जाएंगे हमारे पास? हमारे नॉन करंट एसेट्स। क्या एसेट्स बिल्कुल वैसा ही है कि बिजनेस के ऐसे रिसोर्सेज जो हमें प्रेजेंट रिसोर्सेज जो कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, लेकिन अगर वो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, मतलब फॉर सेवरल इयर्स, तो वो कहलाएंगे नॉन करंट एसेट्स। और अगर वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं हमें शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के, यूजुअली 1 ईयर के, तो वो कहलाएंगे हमारे करंट एसेट्स। अब जैसे हम लोगों ने कहा था ना कि जैसे ये फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, हमारा कैश इन हैंड है जो हमारी पॉकेट वगैरह में मौजूद होता है, कैश एट बैंक रखा हुआ है, किसी आदमी से मैंने कोई अमाउंट रिसीव करनी है, हमने कहा था हमारे एसेट्स हैं। एम आई राइट? लेकिन कौन से एसेट्स हैं? अब उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। भाई देखो, आपके पास जो आपका फर्नीचर वगैरह मौजूद होता है, कितने अरसे के बेनिफिट्स देता है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, तो कौन सा एसेट बन जाएगा? अच्छा, जो आप लोगों के पास पीस ऑफ लैंड मौजूद है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। उसके ऊपर बनी हुई बिल्डिंग, वो अभी, अच्छा उस बिल्डिंग में रखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी, हमारी फैक्ट्री है, तो नॉन करंट एसिड बन जाएगा। अच्छा, उस बिल्डिंग में खड़ी हुई हमारी व्हीकल, अच्छा उसमें लगे हुए हमारी ये एसी वगैरह, ये जो अप्लायंसेस वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ये हमारे नॉन करंट एसिड हैं। हमारे पास मौजूद हमारा कंप्यूटर, ये प्रोजेक्टर्स वगैरह नॉन करंट एसिड्स हैं। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? ये प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स वगैरह भी 1 साल से ज्यादा के बेनिफिट्स हमें दे रहे होते हैं। तो ये कौन से रिसोर्सेज हैं हमारे? नॉन करंट एसिड, आल्सो नोन एज। किसी को कोई इशू? सारी लिस्ट लिखी हुई है। क्लियर हो गई बात? तो करंट एसिड कौन कौन से हैं हमारे पास? जो मेरे पास कैश इन हैंड है, जो मेरी पॉकेट्स में पैसा मौजूद है, जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, जो मैंने किसी आदमी से पैसा लेना है। भाई मैं जाऊंगा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर सपोज ये मेरे पास आते हैं कि सर मुझे ना 5,000 रुपए दे दें और मैं आपको 5 साल के बाद दूंगा, मैं उसको 5,000 रुपए दूंगा। लेकिन अगर ये कह दें कि यार सर मुझे ना, यार नहीं कहना मुझे ना 5,000 रुपए दे दें लेकिन मैं आपको 1 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा, फिर सोचा जा सकता है, फिर सोचा जा सकता है क्या शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है। तो भाई जो आपके रिसीवेबल्स होते हैं ना, मतलब ऐसे पर्सन जिनसे आप लोगों ने अमाउंट रिकवर करनी हो, वो आपके एसिड्स हैं। लेकिन कौन से वाले? कौन से वाले? करंट एसिड्स। ऑलराइट, तो देखो करंट एसिड में क्या कहते हैं? एसिड दैट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द शॉर्ट टर्म, यूजुअली 1 ईयर। एग्जांपल कौन कौन सी? स्टॉक और इन्वेंटरी। क्या होता है? कल का इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह कोशिश है कि कल तक हो जाएगा, वरना द डे आफ्टर टुमारो आपको स्टॉक या इन्वेंटरी की समझ आ जाएगी। अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि ये मेरा करंट एसेट है, क्या है, आ जाएगी समझ आप लोगों को। इसी तरह से सेकंड वन लिखा हुआ है डेटर्स, बी साइलेंट करना है, डेब्टर नहीं पढ़ना है इसको, इसको पढ़ना है डेटर्स। गॉट इट? अच्छा, या इसको कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या होते हैं कल समझ आ जाएगी, अभी के लिए इतना याद रखना है कि करंट एसेट है। क्लियर? अच्छा, ये वो चीजें हैं जिनको भी हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है, बहुत सी ऐसी टर्म्स मौजूद हैं। अच्छा, फिर मेरे पास आ गया अकाउंट रिसीवेबल, बस पता चल जाएगा क्या होता है, लेकिन ये दोनों आपको पता चल गए हैं। तो अभी तक जितना नॉलेज है ना, उसके मुताबिक कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड आपका करंट एसेट।
क्लियर हो गए? बाकी भी बहुत से करंट एसेट्स हैं जो वक्त के साथ साथ हम लोग सीखते जाएंगे। किसी को कोई इशू? जी नहीं नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसको यूटिलाइज विद इन 1 ईयर कर सकता हूँ। ओके हाँ, मैंने अगर कोई फिक्स्ड डिपॉजिट किया हुआ है ना, और वो फिक्स्ड डिपॉजिट का एक टाइम ड्यूरेशन है कि भाई 3 साल तक आप इसको नहीं छू सकते, फिर वो मेरा नॉन करंट एसेट बन जाएगा। ओके, अदरवाइज हमारा जो बैंक में बैलेंस होता है ना, वो करंट एसेट होता है, क्योंकि हम उसको जब चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं, जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, इस वजह से उसको करंट एसेट के तौर पर रखते हैं। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन था। देखो भाई, बैंक में जो आप लोगों का ये करंट अकाउंट होता है ना नॉर्मली, जिसमें डे टू डे हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, जब दिल चाहे उसमें से विड्रॉ कर लिए, जब दिल चाहे उसमें डिपॉजिट कर दिए, तो वो करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर आपने बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो फिक्स डिपॉजिट फॉर 3 ईयर्स है, तो फिर वो नॉन करंट एसेट का पार्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्लियर? किसी को कोई इशू? यहां तक दैट्स ऑल फॉर टुडे।